हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं एंड टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स इज़ गवर्न्ड बाय 5 बेसिक लॉज। जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है जो एलिमेंट्स के ज़रिए से होता है, तो वो जो है 5 लॉज के ज़रिए से हम उसको जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये 5 लॉज जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेट अस सी, फर्स्ट लॉ इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ इज़ द गे-लुसेक्स लॉ एंड फिफ्थ इज़ द एवोगैड्रोस लॉ। तो हम यहाँ पर जो है 1 बाय 1 ये 5 लॉज जो है डिटेल में जो स्टडी करते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखते हैं यहाँ पर, दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवाइजर इन 1789, 1789 में, 1789 जिसको हम कहेंगे 1789। ही परफॉर्म केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऑफ कंबशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखिए, जनरली कंबशन रिएक्शंस की बेसिस पर एंटोनी लेवाइजर ने जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है लॉन्च किया और उसको जो है प्रोड्यूस किया। तो रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, तो एंड ही रीच टू द कंक्लूजन दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज़ नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। आप कोई सा भी प्रोसेस कीजिए तो जो रिएक्टिंग स्पेशीज़ और प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जो किसी भी तरह के मास के अंदर जो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ही रीच टू द कंक्लूजन दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या बनेगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो है एक सिंगल सेंटेंस जो होता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट कह सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस ऑफ सेवरल डेवलपमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactant and product, carefully planned experiment performed by the Levaizer। तो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट जो है कंबशन रिएक्शंस के परफॉर्म करने के बाद इस लॉ को जो है डेवलप किया गया। और सिंपली जो है आप एक एग्जांपल लीजिए, कार्बन सॉलिड को आप ऑक्सीजन गैस के साथ जो है बर्न कीजिए तो प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सिंपली देखेंगे कि उसके अंदर जो है मास के अंदर क्या रिलेशन आपको दिखता है। तो लेट अस सी, एक सिंपल एग्जांपल है, कार्बन सॉलिड कंबाइंस विद O2 गैस गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दोनों साइड में रिएक्टेंट और मास प्रोडक्ट का जो है मासेज अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको जो है ये दोनों मासेज जो एग्जैक्टली सेम मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो लेट अस सी, मास ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32 ग्राम। तो देखिए, एक ऑक्सीजन का 16 है तो यहाँ पर O2 है तो हम यहाँ पर जो है 32 लेंगे। ये दोनों का जो है आप एडिशन कर दीजिए तो आपको मिलेगा टोटल 44 ग्राम। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो मास होता है, जो रिएक्टेंट साइड है, वो 44 ग्राम है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप काउंट करते हो तो इसका भी मास जो है बनता है 44 ग्राम। तो एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि लेफ़्ट हैंड साइड पर जो मास था वही मास जो है राइट हैंड साइड पर भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मास ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मास ऑफ राइट हैंड साइड, जिसको सिंपली लेफ़्ट हैंड साइड पर आप जो है रिएक्टेंट कह सकते हो और राइट हैंड साइड पर जो है आप प्रोडक्ट कह सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऐसे बहुत सारी जो है कंबशन रिएक्शन के अंदर आप इस लॉ को जो है वेरीफाई कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। नाउ कम टू द सेकंड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड लॉ जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, दिस इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो देखिए इसके अंदर जो है क्या चीज़ हमको मिलेगी। दिस वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ही स्टेटेड दैट a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight।
आप कोई सा भी एक कंपाउंड लीजिए, उसके अंदर जो उसके कंपोजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट जो है एग्जैक्टली जो है सेम प्रोपोर्शन होंगे, चाहे उसका सोर्स ऑफ आइसोलेशन कुछ भी हो। तो एट that given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। तो अब यहाँ पर जो है irrespective of their sources, तो Proust worked with 2 samples of cupric oxide, cupric carbonate। तो यहाँ पर जो है cupric carbonate का 2 सैंपल लिया, किसने? जोसेफ प्राउस्ट, जिसने इस लॉ को जो है प्रोड्यूस किया, और उसने जो उसकी पूरी स्टडी किया कि इस क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, इसका जो है परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। तो उसने 2 सैंपल लिया, एक नेचुरली ऑकरिंग सैंपल और एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सैंपल, और उन सैंपल्स के अंदर परसेंटेज ऑफ कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन को उसने मेज़र किया। तो आप देखिए कि उसके जो रिज़ल्ट्स क्या मिलते हैं और उसने क्या कंक्लूजन जो है पेश किया। तो लेट अस सी क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो है हम एक सिंपल जो है चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपाउंड्स, उसके बाद जो है परसेंटेज ऑफ कॉपर, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड फाइनली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो 2 सैंपल्स हम लेंगे, और इन 2 सैंपल्स के अंदर हम देखते हैं कि पहला सैंपल जो होगा दैट इज़ नेचुरल सैंपल और दूसरा जो है सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल सैंपल और दूसरा हम लिखेंगे सिंथेटिक सैंपल। तो जब उसने जो अपना कंक्लूजन बनाया तो ही फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन बोथ द सैंपल्स इज़ 51.35 51.35 परसेंटेज ऑफ कार्बन इसके अंदर जो है 9.74, here also 9.74, and remaining percentage is the percentage of oxygen, that is 38.91। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक नेचुरल सैंपल है और एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सैंपल है, तो दोनों के अंदर परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली ये एग्जैक्टली सेम है विदाउट एनी डिफरेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर जो है कॉपर है, दोनों का सेम मास, दोनों के अंदर कार्बन है सेम मास, दोनों के अंदर ऑक्सीजन है सेम मास, हालांकि दोनों का सोर्स जो है डिफरेंट है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स अगर हम देखें तो किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको इसी टाइप का जो है रिलेशन जो है देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप वाटर सैंपल लीजिए, रेन वाटर ले लीजिए, सी वाटर ले लीजिए, रिवर का वाटर ले लीजिए, और उसके अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आप काउंट करोगे तो हर तरह के वाटर के सैंपल के अंदर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो सेम मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट proportion। This law is also called as law of definite composition। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि validity of this law has been confirmed by various experiments। तो it is also referred as law of definite composition। तो ऐसे जो है बहुत सारे लॉज हैं। इसके बाद हम जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और साथ ही साथ जो है लॉ ऑफ गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स जो है स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बाद के लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, वेलकम बैक। इसके बाद वाला जो लॉ हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लेट अस सी द थर्ड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। This law was produced by Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहे हैं तो एक एलिमेंट का जो मास होता है
जो किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो है कंबाइन होता है, तो वो मासेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर के रेशो में होते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, masses of one compound which combine with masses of one element, not compound, masses of one element which combine with a fixed mass of other element are in a ratio of simple whole numbers। ये जो है एक्चुअली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड जो फॉर्म करते हैं। एक कंपाउंड है वाटर और दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो लेट अस सी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम ये दो एग्जांपल से किस तरह से जो है समझ सकते हैं। तो लेट अस सी, पहला यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दैट गिव्स राइज टू वाटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर। और दूसरी जो एग्जांपल होगी जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर आपको सेम मास ऑफ हाइड्रोजन मिलता है, बट ऑक्सीजन हैड डिफरेंट मासेस। तो आप इस मास को जो है कंपेयर करो, तो लुक हियर, द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन इज़ इन द रेशो ऑफ सिंपल होल नंबर। तो 16:32 को आप जो है सिंपलेस्ट करके 1:2 जो है लिख सकते हो। सो दिस इज़ द रेशो ऑफ सिंपल होल नंबर। तो इस तरह से आप देखिए कि डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन combines with same mass of hydrogen is in the simple ratio of smallest whole number, that is 1:2। सेम थिंग आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो स्टडी कर सकते हो कि इसके अंदर कार्बन का मास जो है दोनों के अंदर जो फिक्स रहेगा, दैट इज़ 12 ग्राम, और एक के अंदर जो है ऑक्सीजन 16 ग्राम यूज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के अंदर ऑक्सीजन 32 ग्राम यूज़ होगी। तो वहाँ पर भी जो है मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16:32, दैट इज़ इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा 1:2। तो दिस इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो लॉ हम स्टडी करेंगे, फोर्थ लॉ, दैट इज़ गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। फोर्थ लॉ इज़ गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। This law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume। अब यहाँ पर जो है जो गैसेस कंबाइन होकर कोई फॉर्मेशन कंबाइन हो रही है या फिर जो है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो वो गैसेस जो होंगी उनका जो नंबर होगा जो सिंपल रेशो के अंदर होगा और वो वॉल्यूम के टर्म में हम जो है मेज़र करेंगे। तो प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर एक कंडीशन हम लगाएंगे कि जितनी भी गैसेस कंबाइन होकर फॉर्म हो रही है या रिएक्ट हो रही है, तो उनका जो कंडीशन होगी रिएक्शन की वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि 100 ml हाइड्रोजन कंबाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर। तो देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दैट गिव्स राइज टू वाटर। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम जो लेंगे 100 ml,
हम यहाँ वॉल्यूम्स के टर्म में इसको जो यूज़ करेंगे, और ऑक्सीजन इसमें जो है 50 ml यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों कंबाइन होकर 100 ml वाटर जो है फॉर्म कर रहे हैं। 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन combined with 100 milliliter of oxygen, 50 milliliter of oxygen to form 100 milliliter of हाइड्रोजन वाटर। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो इनके जो वॉल्यूम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो वॉल्यूम्स का अगर हम रेशो लगाते हैं तो दिस वॉल्यूम इज़ इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है 50 ml, आप इसको 1 कंसिडर कीजिए, 1 वॉल्यूम कंसिडर कीजिए, तो 50 का डबल जो है 100 हो गया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम हो गया। तो दीज 2 गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, और इसका जो वॉल्यूम का जो रेशो होगा इट इज़ द रेशो ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर, दैट इज़ 2:1। इट इज़ द रेशो ऑफ द सिंपल होल नंबर। तो आप यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि 100 + 50 ये 150 ml होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप रिएक्शन के अंदर देखिए बैलेंसिंग में आप यहाँ पर ये H2 + ½ O2 ले रहे हो, दैट गिव्स राइज टू H2O। तो आप देखिए यहाँ पर जो है 1 वॉल्यूम और ये 1.5 वॉल्यूम और ये 1 वॉल्यूम है। तो इस तरह से आप देखो रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 वॉल्यूम जो है वाटर का है। तो जब यहाँ पर 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन को हम 100 ml कंसीडर कर रहे हैं तो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 100 ml कंसीडर होगा। ध्यान रखिए 150 ml यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि रिएक्शन की बैलेंसिंग के हिसाब से आपको देखना है। यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नंबर्स को आपको कंसीडर नहीं करना है। तो Gay-Lussac's discovery of integer ratio in the volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम है, इसके पहले हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास कंसिडर किया था। तो ये जो Gay-Lussac's लॉ जो है ये किसी भी गैसियस रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को कंसिडर करता है द रेशो ऑफ द सिंपलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो 2:1 के रेशो में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से और भी बहुत सारी जो है गैसेस का कॉम्बिनेशन लेकर आप जो है उसके वॉल्यूम्स को जो है रेशो में अगर बना दो तो दैट इज़ नथिंग बट द Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसके बाद वाले लेक्चर में हम एवोगैड्रोस लॉ जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके ओके लास्ट जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर आपको जो है बताता हूँ। लुक हियर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, और यहाँ पर कंडीशन लगाया है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसकी कंडीशन है। तो क्या होगा, इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ये एवोगैड्रोस लॉ का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम्स। आज के दौर में जो है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो कंसेप्ट है एवोगैड्रो ने जो है बहुत अच्छी तरह से जो इसको एक्सप्लेन किया है और हम इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो रिएक्शन है जिसमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस combines with 1 volume of oxygen gas leading behind the formation of 2 volumes of water vapors। यहाँ पर हम जो है वाटर वेपर्स जो है कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखिए कि क्या चीज़ जो है समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है तो इसको इस तरह से लिखा गया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये 3 बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में 1 2 3,
तीनों बॉक्सेस के अंदर जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उस नंबर को हमने यहाँ पर जो है टोटल 5 रिप्रेजेंट किया है। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है कि हमने जो है 1 वॉल्यूम को जो है 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किया है, अज्यूम किया है। इतना होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है और इतना नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। हमने यहाँ पर जो है सिर्फ कंसिडर किया है कि 1 वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 5 मॉलिक्यूल्स। तो आप देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 5 मॉलिक्यूल्स, 1 वॉल्यूम ऑफ सेकंड हाइड्रोजन 5 मॉलिक्यूल्स, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 5 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो है 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिए 2 वॉल्यूम्स दिख रहा है, इसलिए ये 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वाटर के आपको दिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत इजीली आप जो है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो गैसेस होती है उन गैसेस के जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको जो है उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बराबर जो है काउंट कर सकते हो। तो एक सिंपल बात जो है यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हम यहाँ पर जो है 1 वॉल्यूम अगर कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 वॉल्यूम्स में कितने हो जाएंगे? 1 वॉल्यूम के अंदर अगर 5 मॉलिक्यूल है तो 2 वॉल्यूम्स के अंदर आपको जो है 10 मिलेंगे, 3 वॉल्यूम्स के अंदर जो है 15 मिलेंगे, 4 वॉल्यूम्स के अंदर जो है 20 मिलेंगे एंड सो ऑन। ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि हमने यहाँ पर 1 वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 5 मॉलिक्यूल जो है कंसिडर किया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इन फैक्ट अवोगाड्रो could explain this result by considering the molecules to be polyatomic। एवोगाड्रो ने जो है इन मॉलिक्यूल्स को जो है पॉलीएटॉमिक कंसिडर किया है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो उस वक्त जब एवोगाड्रो ने ये लॉ जो है प्रपोज़ किया था उस वक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक कंसिडर किया था, लेकिन अभी प्रेजेंट जो है हमको ये बात जो है पता चलती है, रियलाइज़ हो गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये पॉलीएटॉमिक नहीं बल्कि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इस पर से जो है हम और आसानी से एवोगाड्रो लॉ को जो है इजीली जो है कंसिडर अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। अब एक बात जो है ध्यान रखना है कि डाल्टन एंड अदर साइंटिस्ट बिलीव्ड that time the atoms of the same kind cannot combine and molecules of oxygen and hydrogen containing 2 atoms are not existing। उस वक्त में डाल्टन और दूसरे साइंटिस्ट ने ये बात माना था कि एक जैसे काइंड वाले एक जैसे एटम्स मिलकर जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते जिसके अंदर जो है 2 एलिमेंट्स 2 एटम्स जो है प्रेजेंट हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो है 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब ये बात हमको रियलाइज़ हो चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन जो है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से ये हो गया एवोगाड्रोस लॉ। तो अब एक जो है इसके अंदर जो है एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर कौन कौन से एजम्पशंस को जो है कंसिडर किया गया है। 1 बाय 1 हम जो इसको स्टडी करने वाले हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटोमियो। एटम को जो है एटोमियो कहा गया और इसकी मीनिंग है इंडिविजिबल, यानी जितने भी मैटर होते हैं वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल पर जो है कंपोज्ड होते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये जो कंसिडरेशन है दैट डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ द डेमोक्रिटस, अ ग्रीक फिलोसोफर, दैट इज़ फ्रॉम 460 to 370 BC। 460 to 370 BC ये जो है एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम था डेमोक्रिटस, उसके टाइम से जो है ये चीज़ जो है कंसिडर हो रही है कि द एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स
जिसको जो है एटोमियो कहेंगे, और एटोमियो की जो मीनिंग है दैट इज़ इंडिविजिबल। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अब ये चीज़ जो है दोबारा जो है दिस इज़ अगेन started emerging as a result of several experimental studies which led to the laws mentioned earlier। इसके पहले हमने जो लॉज स्टडी किया था उसके साथ भी जो है इसको जो है मेंशन किया गया है। तो इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू फिलोसफी ऑफ केमिकल न्यू सिस्टम ऑफ फिलोसफी ऑफ केमिकल सिस्टम इन विच ही प्रोपोज द गिवन पॉइंट्स। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं जिसको आप जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट जो है कह सकते हो। तो उसने जो है न्यू केमिकल फ़िलॉसफी जो है दिया है, और उसके अंदर जो है कौन कौन से अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहला जो अजम्पशन है उसने वही कंसिडर किया है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल एटम्स। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखिए, इंडिविजिबल पार्टिकल्स हम इसको नाम देंगे, एंड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। तो ये सबसे पहला जो है अजम्पशन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, कि जितने भी मैटर होते हैं वो मैटर जो है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल पर जो है कंपोज्ड होते हैं, और उन पार्टिकल्स को जो है सिंपली एटम कहा गया। अब यहाँ पर जो है दूसरा अजम्पशन ये बनता है कि ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड हैविंग द सेम मास। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, दूसरा जो अजम्पशन है, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ये एक जैसे होते हैं, एंड हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग मास। जाहिर सी बात है कि आप अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स कंसीडर करोगे तो वो सब के सब जो है आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है आइडेंटिकल होगी, एंड डेफिनेटली देयर मास इज़ आल्सो आइडेंटिकल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बात सामने आती है। और इसके वाइस वर्सा अगर हम कंसिडर करते हैं तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन आइडेंटिकल। जैसे आप यहाँ पर जो है इसके हिसाब से देखें कि मेरे पास जो है बहुत सारे एटम जो है कार्बन के हैं, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है कार्बन के एटम्स हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे एटम्स जो है कार्बन के हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो आइडेंटिकल होगी और इनके मासेस भी सेम होंगे। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी जो है आइडेंटिकल होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन आइडेंटिकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग डिफरेंट मासेस। तो ये चीज़ को जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। बहुत बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग मास एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के आप एटम्स कंसिडर करते हो तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी और साथ ही साथ जो है उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। अब उसके बाद तीसरा जो अजम्पशन है दैट इज़ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड इन अ फिक्स रेशो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है, compounds are formed by combination of different elements in a fixed ratio। ध्यान रखिए यहाँ पर जो है एलिमेंट्स का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है। सिमिलरली मीथेन इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर कुछ भी रेंडमली मिक्स करके जो है बनाया नहीं जाता है, बल्कि इन एटम्स का जो है इन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के अंदर जो है फिक्स रेशो होता है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। एंड दिस कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशो। ये रेशो जो है फिक्स होता है, इसमें कोई भी कमी या ज़्यादती नहीं होती है। ये चीज़ को ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। लास्ट जो अजम्पशन है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन होकर कोई कंपाउंड फॉर्म होता है या कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है
तो एटम्स का सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कहीं से कोई नया एटम नहीं आता है और कोई एटम को निकाल के उसको जो है ख़त्म नहीं किया जाता है। ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इस पर से हमारे पास जो है चौथा जो अजम्पशन बनता है वो फोर्थ अजम्पशन जो है दैट इज़ एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारे पास जो है आएगा एक चौथा अजम्पशन, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देयर इज़ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन होगा, कहीं से कोई नया एटम उसमें जो है मिलाया नहीं जाता है और कहीं कोई जो है एटम को जो है ख़त्म नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखना है कि डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बट नॉट एक्सप्लेनिंग द गैसियस लॉ ऑफ द वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो गैसियस वॉल्यूम का जो लॉ है जिसको हम गे-लुसैक्स लॉ कहेंगे, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, लेकिन बाकी के लॉज को जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सपोर्ट करती है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है और एवोगैड्रोस लॉ इसको जो है आसानी से जो है एक्सप्लेन करती है। लेकिन गैसियस वॉल्यूम की जो लॉ है दैट इज़ द गे-लुसैक्स लॉ, उसको जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ओके।